गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है अप्रैल 29 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए आज मैं फिर से लेके आया हूं। दोस्तों एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहेगी वो हम लोग करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अफस्पा के बारे में, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में धीरे धीरे अफस्पा को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हैं। तो आज हम थोड़ा सा अफस्पा के बारे में देखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम इसको काफ़ी बार अच्छे से कर चुके हैं। ओबीसी कोटा एंड द अनरिजर्व कैटेगरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे एक अपना वर्डिक्ट सुनाया है, एक कुछ बात कही है कि जो ओबीसी कैटेगरी या ओबीसी कोटा से जो लोग आते हैं सर्विसेज वगैरह में एग्ज़ाम पास करके, और अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं पास करके, उनके बीच में हम लोग किस तरह से रिलेशन आप आज को बताऊंगा मैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये हमारा कुछ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कोड ऑफ द कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट्स, ये बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। बहुत शानदार केस हुआ है, J&K का केस है, बहुत पुराना फेमस केस है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे GS पेपर 4 से। तो GS पेपर 4 के वैसे भी काफ़ी कम टॉपिक हम लोग करते हैं, कभी कभार करने को मिलता है तो देख सकते हैं। केस स्टडी वगैरह में बहुत समय लगता है, हालांकि केस स्टडी के बहुत सारे फ्रिक्वेंटली केसेस यहाँ पे आते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग केस स्टडी करने की फ्यूचर में। एंटी ट्रस्ट बॉडी इन इंडिया, इसमें थोड़ा बात करेंगे क्योंकि अमेजोन के कुछ स्टोर्स वगैरह के ऊपर रेड पड़ी थी, तो उस रेड के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और एंटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रीबीज इन इलेक्शन, ये एक्चुअली आज का एक तरह का एडिटोरियल सेक्शन तो मैं इसको सच नहीं कहूँगा, ये एक्चुअली आज का इंटरव्यू है। तो इस इंटरव्यू में ये बात कही गई है कि जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं, कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आता है हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल्स। आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में कुछ खास है नहीं, तो उसको भी थोड़ा देख लेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कल मैंने सवाल पूछे थे जीएसटी को लेके, मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सुजान अंसारी, अभिनव कुमार, द हिडन स्टार, देखिए मैंने इनका नाम पूछा था, मेरे ख्याल से अपने आप को हिडन ही रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, कल को IAS IPS बनेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हमसे बात करेंगे, तो अब तक हिडन रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करो, राइट। डॉक्टर नाज हमारी बहुत रेगुलर ऑडियंस में आती हैं, एस्पिरेंट हैं, सुनती हैं बहुत कंटिन्यूसली। मनीष हैं, गरिमा है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहाँ पे आंसर दिए। ज़्यादा सबका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ठीक है, आप कोशिश करते रहिए। आज के दिन क्या हुआ था दोस्तों, आज के दिन जो है मुसोलिनी के बारे में, अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री वाली क्लासेस में, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के एक्चुअली 2 ही सबसे बड़े विलन थे, एक का नाम आता है मुसोलिनी और दूसरे का नाम आता है हिटलर, और दोनों भैया दोस्त भी थे। तो हिटलर को वहीं के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो पार्टीशन पार्टीज़ थी, उन्होंने मिलकर इनको किडनैप किया, मारा, और इनको मारने के बाद जो है इनको 2-3 दिन के लिए उल्टा लटकाया गया। सोचिए कहाँ पे ये अपने को हीरो समझते थे भैया। इन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हूँ, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और देखिए पावरफुल आदमी का क्या हुआ। तो समय बदलते जो है देर नहीं लगती। कोई भी समय, जब किसी का समय, इंसान का समय अच्छा चल रहा होगा, उसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। उसको अपने आप को राजा नहीं समझना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, सफलता मिल जाती है अचानक से, उनके पास पैसा आ जाता है, रुतबा आ जाता है, तो दूसरों को एकदम चींटी के जैसे समझने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय हर किसी का चेंज हो सकता है, अच्छे के बाद बुरा समय आना है, बुरे समय के बाद अच्छा समय आना है, यही समय की नियति है। तो थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखेंगे तो सोसाइटी के लिए भी, इंसानियत के लिए भी, सबके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी मानना है कि मुसोलिनी की जब ऐसी हालत हुई, इसको देख के हिटलर की जो है वो डर गए, और हिटलर ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उनको पकड़ने के बाद उनका भी यही हालत किया जाए, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, पता नहीं कितना सच्चाई है कि नहीं है। एनीवेज, देखते हैं आज के फ्रंट पेज पे क्या रहा। फ्रंट पेज पे जो आज न्यूज़ है, पहली न्यूज़ वो 5G के बारे में है। 5G सर्विसेज रोल आउट लाइकली इन द अगस्त सितंबर 2022। तो बेसिकली सरकार जल्दी से मूड बना रही है कि 5G सर्विसेज को हम लोग जल्दी से जल्दी लागू कर लें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एक दिक्कत आ रही है, जो कि जितनी भी हमारे यहाँ पे कंपनीज़ हैं वो सब इसके बारे में बात कर रही हैं, वो है बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट। क्योंकि 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसकी इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट है कि 5G इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाएगा। भैया हमारे यहाँ पे तो 4G ही इतना एक्सपेंसिव है। देखिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन तो हमारी कंट्री बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, और जो थोड़े से पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी हैं उनकी भी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो महीने में 800-1000 रुपये मोबाइल पे खर्चा नहीं कर सकते हैं रिचार्ज करवाने में, है ना। तो 5G अगर सस्ता होगा तो ठीक है, ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकता है, और इंटरनेट जनता को किस तरह से एम्पावर करता है ये आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कंपनीज़ कह रही हैं कि सर आप कॉस्ट कम करिए,
कॉस्ट कम करोगे तो जनता को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा। खैर देखना रहेगा कि ये कब तक लॉन्च होता है, कब तक नहीं होता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सेकंड जो आर्टिकल हमारे पास वो है कीन ऑन लिफ्टिंग अफसपा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो मोदी जी ने एक्चुअली एक मीटिंग में ये कहा, उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अफसपा को धीरे धीरे ख़त्म करने वाले हैं। तो उन्होंने कई सारे एग्जांपल दिए कि जैसे मणिपुर में, नागालैंड में हम लोग धीरे धीरे उसको कम कर देंगे, कई जगह पे उसको कम कर भी दिया गया है ना। बोडो अकॉर्ड हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशन हो रही है। त्रिपुरा का, मेघालय का इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ से अफसपा को हटा दिया है बहुत सारी जगह से। तो बेसिकली सरकार का भी ये मूड बना लिया है, सरकार ने धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट से अफसपा को ख़त्म कर देगी। अफसपा एक पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है, फिर भी अगर किसी को जानना है, पहले आपने क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं की हैं, तो आपके लिए कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, कहता है कि जो 1958 में बेसिकली नागालैंड के लिए सबसे पहले अफसपा को जो कानून है इसको लाया गया था। और वैसे तो अफसपा की अगर आप ओरिजिन की बात करो तो ब्रिटिश समय में अगर आप जाओगे 1942 में, जब हमारे यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, उस समय की बात है जब अफसपा को सबसे पहले लाया गया था इनडायरेक्टली। फिर 1946 में जो है इसको फिर से स्ट्रेंथन किया गया, और फिर 1958 में इसको प्रॉपर तरीके से जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वो 1958 में बनाया गया नागालैंड के लिए। फिर इसको जो है JNK में और नॉर्थ ईस्ट के दूसरी जगह पे भी, आसाम, मणिपुर, मेघालय, इसको इम्प्लीमेंट किया गया जहाँ जहाँ पे सिचुएशन ख़राब थी। और जहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होती है दोस्तों, उसको कहा जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया। तो डिस्टर्ब एरिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके अंदर जो हमारा सेक्शन 3 है या और भी जो सेक्शन है, ये आर्म्ड फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा पावर देती हैं कि वो किसी को अरेस्ट कर सकती हैं, उनको सर्च कर सकती हैं, और वार्निंग दे के उनके ऊपर ओपन फायर कर सकती हैं, और उनके ऊपर केस वगैरह भी नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर दी जाती है। और बहुत सारे ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं या जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस तरह के कानूनों का डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ करती हैं। उनका कहना है कि मॉडर्न समय में डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे आप खुद के सिटीज़न को ही इस तरह के चीज़ें करते हो। लेकिन सरकार का और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का अपना आर्गूमेंट है। उनका कहना है कि देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन जब ख़राब होती है तो स्टेट को अधिकार है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो दोनों साइड में जो है अपने अपने आर्गूमेंट हैं। बाकी आपको अफसपा के बारे में इतना कुछ खास पता ही है पहले से ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ हमारे पास आती होती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है। मेरिटोरियस कैंडिडेट कैन गेट जनरल सीट्स। तो बेसिकली इस का पूरा निचोड़ आपको बता देता हूँ। निचोड़ ये कहता है कि अगर कोई OBC कैंडिडेट है, SC ST की बात नहीं हो रही, OBC की बात हो रही है। अगर कोई OBC कैंडिडेट है और जैसे उसको एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, और अगर इसके मार्क्स, इस कैंडिडेट के मार्क्स, अगर वो जनरल कैटेगरी वाले लास्ट जो स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी में जिसका सिलेक्शन हुआ है, अगर उससे ज़्यादा हैं, समझ लो, ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर OBC कैंडिडेट के मार्क्स जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, तो OBC के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और ये जो जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट है भैया, ये लिस्ट से बाहर हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर वो किसी OBC कैंडिडेट का नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं और वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ के अंदर फिट होता है, तो उसे जनरल कैटेगरी के अंदर जॉब मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो ये कोई केस था काफ़ी पुराना, उसमें केस चल रहा था कई सालों से, उसमें बेसिकली वर्डिक्ट आया है, ठीक है। तो ये जब OBC वाला तो चला गया जनरल कैटेगरी में, तो OBC वाले में तो सीट खाली हो गई ना, तो OBC वाले सीट में फिर से उन OBC कैटेगरी से कैंडिडेट को भरा जाएगा जो ऑलरेडी वहाँ पे लिस्ट में बाहर थे। तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में लास्ट में था, इसको लिस्ट से बाहर किया जाएगा। और क्योंकि OBC वाला यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो OBC में जो लास्ट कैंडिडेट था जो लिस्ट से बाहर हो गया था, उसको एंट्री मिल जाएगा। ये बेसिकली बात है। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि मेरिटोरियस जो कैंडिडेट हैं OBC में, जो मेरिट बेस पे जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लेते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी इंदिरा साहनी केस, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है ना, वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, वो उसके बारे में डिस्कशन करने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फंडामेंटल राइट है जहाँ पर रिजर्वेशन की बात कही गई है, ठीक है। और ये रिजर्वेशन सिर्फ जॉब्स में नहीं, बल्कि
जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी रिजर्वेशन की बात कही गई है। ये आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो, राइट। रिजर्वेशन के आर्गुमेंट्स, उसकी फेवर में और उसके अगेंस्ट में, ये टॉपिक आज हम लोग कवर नहीं करेंगे। ये हम लोग सोशल जस्टिस वाले चैप्टर में कवर कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 2 में, जहाँ पे आप सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ते हो, वहाँ का ये टॉपिक है, ठीक है। आज उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, कभी और यूज़ करेंगे उस आर्गुमेंट को हम लोग, बट येस आज के लिए इतना ही है। तो ये पूरी बात का निचोड़ यही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ हमारे सामने वो है सेंटर्स एम्प्लॉयमेंट सर्वे फाइंड्स एडिशन ऑफ द 4 लाख जॉब्स। देखिए वैसे तो मुझे इसके ऊपर काफ़ी डाउट है, बट स्टिल देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका जो है 3rd क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है। क्वार्टरली का मतलब होता है दोस्तों 1/4, तो एक साल में होते हैं 12 महीने और 1/4 होता है 3 मंथ्स। तो हर 3 महीने के बाद एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे आता है, राइट। तो साल में कितने क्वार्टरली सर्वे होते हैं? 4 क्वार्टरली सर्वे होते हैं, क्योंकि 3-3 महीने का एक सर्वे होता है। तो इसमें यह कहा गया इस सर्वे में कि 4 लाख जॉब जो है हम लोगों ने क्रिएट की हैं बिटवीन अक्टूबर दिसंबर 2021। 4 लाख जॉब क्रिएट हुई हैं भैया देश में। और ये कौन से सेक्टर में क्रिएट हुई हैं? ये उन कंपनीज़ में या उन फर्म्स में क्रिएट हुई हैं जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वही होता है ना फॉर्मल सेक्टर, तो 10 से कम वाला तो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। अब ये कौन कौन सी कैटेगरी और कौन कौन से इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, आईटी और बीपीओज और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कैटेगरी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। इस सर्वे के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, अब तक हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया है, पहली बार बात कर रहे हैं। ये जो क्वार्टरली सर्वे है, पहली बात तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, AQEES इसको बोला जाता है, इसका ही एक पार्ट होता है। ये 10 से ज़्यादा जो फर्म में काम करते हैं उनको कवर करता है और 9 सेक्टर्स को कवर करता है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फ्रेम द साउंड नेशनल पॉलिसी ऑन द एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारे पास वैसे तो 2 सर्वे होते हैं। एक होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, है ना, ये भी हर 3 महीने में किया जाता है और ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए किया जाता है, जो 3 महीने में होता है। यही सेम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे साल भर के लिए भी किया जाता है, ईयरली, लेकिन ईयरली वाला अर्बन और रूरल दोनों के लिए होता है। फिर एक सर्वे किया जाता है NSO के द्वारा। पहले ये सर्वे किया जाता था NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। बाद में हम लोगों ने CSSO को और CSO को दोनों को कंबाइन कर दिया और अभी ये सर्वे NSO के द्वारा किया जाता है। हालांकि जो पिछली एम्प्लॉयमेंट का डेटा हमारे पास था, जो कि 2017-2018 में आया था, सरकार ने उसको रिलीज़ नहीं किया है, वो एक अलग बात है। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को इंडिया में कौन कौन से स्टेप सरकार के द्वारा लिए गए हैं, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी अपने करंट अफेयर में और नोट्स वगैरह में आपको लिखा ही होगा। तो रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? आत्मनिर्भर भारत, ऑफ कोर्स इसके बारे में हमें पहले से पता ही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम लोग कहते हैं PM स्वनिधि, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, उनको अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास मनरेगा तो है ही, सबसे इम्पोर्टेंट और दुनिया की लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है मनरेगा। गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग क्रेडिट गारंटी टू द माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम, ठीक है, इनको हम लोग क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। मुद्रा योजना हमारे पास है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन कुछ कई एग्जांपल सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे डाला है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। सेंटर री इन स्टेट J&K IAS ऑफिसर शाह फैज़ल। तो भैया जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो उसके जो है विरोध में, प्रोटेस्ट में आप कह लीजिए, तो शाह फैज़ल ने लगातार जो है कई सारे ट्वीट किए थे और सरकार को बहुत कुछ कहा था। फिर उन्होंने इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था। तो भैया क्रांतिकारी बन गए थे अचानक से। तो रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने कोई अपना खुद का ही एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और ये सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला था इन्होंने 370 के लिए एंड ऑल दैट। तो जोश जोश में इन्होंने वो सारी एक्टिविटी किया, लेकिन जब ये ग्राउंड पे एक्चुअली में उतरे तो बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इनको मिला नहीं। इनको लगा होगा शायद कि अचानक से वो पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे पहुँचे तो ये मासिस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। तो वो पूरा का पूरा इशू यहाँ पर चल रहा था, लेकिन फाइनली अभी इन्होंने थोड़ा माफ़ी मांग लिया है।
माफ़ी मांगने के बाद इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जिसके लिए चीज़ के लिए चले थे वो सही नहीं था एंड ऑल दैट, मतलब वो इन्होंने बेसिकली एक तरह का अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लिया है, पुराने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है। तो ये दोबारा से इनको इनकी सर्विसेज के अंदर री इंस्टेट कर दिया गया है, बेसिकली ये पूरा मामला है। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो ऑफिस में होते हैं, इवन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कोई भी, राइट, तो सबके लिए जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप अपनी सर्विस के दौरान जो है किस तरह की हरकतें आपको अलाउड हैं और किस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास होता है। और कोड ऑफ कंडक्ट की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट इज़ द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स एंड रूल ऑफ बिहेवियर दैट गाइड द डिसीजंस, procedures and systems of an organization in a way that contributes to the welfare of its key stakeholders and respect of the rights of the all constituents affected by the operation। कितनी बढ़िया डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जो है वैल्यूज़ का, स्टैंडर्ड का, रूल ऑफ बिहेवियर का एक प्रॉपर गाइड होती है, जिसकी वजह से जो आप डिसीजन लेते हो, जो प्रोसीजर्स वहाँ पे होते हैं और सिस्टम के अंदर जो काम करने का तरीका होता है, वो इस तरह से काम होता है कि वहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, सभी की रिस्पेक्ट हो सके और सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ के अंदर में रह के। कानून से बाहर भैया आप नहीं जा सकते, रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारी ऐसी कमेटीज़ बना रखी हैं पास्ट में, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करती है ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। पहला हमारे यहाँ पे आता है कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। शांताराम कमेटी के नाम से काफ़ी पॉपुलर है ये, 1964। होटा कमेटी 2004। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसने भी कई सारी रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप जो है पढ़ सकते हो सेकंड ARC की रिपोर्ट को। ऊपर वालों को अगर आप पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर लगभग उनको इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया गया है, वो आप थोड़ा सा जाके यहाँ पे पढ़ सकते हो। कई सारी चीज़ें इन्होंने बोली है, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात किया है। उसके अलावा हमारे पास एथिक्स नॉर्म्स आर कंडक्टेड रूल्स, कुछ रूल्स भी हमारे पास हैं सर्विस रूल्स में। सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट अमेंडमेंट रूल 2014, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे तो जैसे हम लोगों ने ये सेकंड ARC की बात किया, तो देखिए वहाँ पे ये सारी 5 चीज़ें बोली हुई हैं मेनली। ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉन पार्टीशन होना चाहिए। मतलब किसी भी पार्टी को बेसिकली आप यहाँ पे फेवर नहीं करते हो, आपके लिए तो सभी पार्टी बराबर है ना, आप कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़ी ना भैया। तो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस होनी चाहिए, एम्पथी होनी चाहिए। अभी जैसे थोड़े दिन पहले केस आया कि किसी औरत का जो है बच्चा जो है वो स्कूल बस से जा रहा था बेसिकली, और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई क्योंकि स्कूल बस से बाहर उसने अपना मुंह निकाला हुआ था। तो वो अपनी बेबी का बॉडी लेके सड़क पे थी। आपने वो देखा होगा, जो महिला IAS ऑफिसर थी वहाँ पे किस तरह से उनको धमका रही थी और किस तरह से बदतमीज़ी से उनसे बात कर रही थी। तो ये एम्पथी नहीं है यार, उसका बच्चा मरा है, आप उसको किस तरह से, आप उसको एम्पथाइज़ करना चाहिए, उनके साथ बैठ के उनके दर्द को समझना चाहिए। लेकिन नहीं, वो एकदम अपने रोब में थी और उनको उंगली दिखा के बात कर रही हैं, उनको डांट रही हैं। तो ये एम्पथी तो ये लैक करता है बहुत सारे लोगों में। कंपैशन होना चाहिए टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लिखने में बहुत अच्छा लगता है, समझने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें कुछ हो रही होती हैं, आप सबको पता ही है। कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ये तो इंडिया की बात होगी, लेकिन आप इनके जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, यूके से। यूके में नोडल कमेटी है, जो कि हमें GS पेपर 4 से अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि नोलन कमेटी ने रिकमेंड किए थे। आपको ये टिप्स पे पता होने चाहिए, GS पेपर में बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है। और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके फिर हमारा जो सेकंड ARC है या फिर हमारी जो शांताराम कमेटी है, उन लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी, कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस, ओपन अकाउंटेबिलिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, एग्जाम्पलरी बिहेवियर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ से इस एस्पेक्ट से कवर कर सकते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। एंटी ट्रस्ट रेगुलेटरी CCI सेट टू रेड 2 ऑफ द अमेजोन टॉप सेलर्स। देखिए पूरा केस थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कभी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, मान लो आपने शूज़ जो है आपने सर्च किया। यूजुअली ऐसा होता है कि ऊपर वाली दो तीन ब्रांड होती हैं जो सबसे पहले रिजल्ट में नज़र आती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी ब्रांड होती हैं जो दूसरे पेज पे, थर्ड, सेकंड, फोर्थ पेज पे नज़र आती हैं। ये यूजुअली जो ब्रांड होती हैं जो आपको टॉप रिजल्ट में नज़र आती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट का
इनके अंदर इनके अंदर शेयर होल्डर होते हैं। तो जब शेयर होल्डर होते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी की इनकी जब सेल बढ़ेगी तो इनको भी प्रॉफिट होगा। तो ये हेल्दी कंपटीशन का अगेंस्ट में है ना। तो जो छोटे प्लेयर होते हैं, जो छोटी कंपनी होती हैं, जिनके अंदर अमेज़ोन का शेयर नहीं होता है, तो वो बेचारे अपने आप को कैसे सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस, ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस जो है एक प्रोसेस होती है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इससे कंट्री के अंदर हेल्दी कंपटीशन डिस्ट्रॉय होता है। तो ये तो अब इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे छोटे सेलर्स को? छोटे सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है। हमारे पास एक संस्था है जिसे कहा जाता है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, ये ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि इनका ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री की इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर तरीके से कंपटीशन होना चाहिए। हर छोटे से बड़े प्लेयर को एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, सबको ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा, बिरला अंबानी, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो छोटी छोटी कंपनी को दबा दें, इनके ऊपर इतना पैसा होता है कि उसकी वजह से ये इनको डिस्ट्रॉय कर दें। वो सब नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर किया जाता है CCI के द्वारा। तो कई छोटे सेलर्स ने CCI को कंप्लेंट किया था कि अमेज़ॉन इस तरह की प्रैक्टिस करता है डिस्क्रिमिनेटरी, तो आप उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इन्होंने अभी इनके कुछ गोडाउन्स वगैरह के ऊपर छापेमारी की है, सर्च वगैरह किया है। तो अभी तो कुछ खास बाहर निकल के आया नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन थोड़ा CCI के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। CCI से पहले हमारे पास जो है मोनोपोलीज और द रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस हुआ करता था, जिसे हम लोग MRTPA के नाम से काफ़ी फेमस था ये। उससे पहले फेमस ज़्यादा था, इनफेमस कम था। लेकिन फिर 2002 में जब BJP की सरकार उस समय आई थी और उसमें वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था किससे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। उसके बाद में भी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन ये 2002 वाला जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन में। कई बार प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और ये जो CCI होता है दोस्तों, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है। तो हमारी जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ओपिनियन वगैरह देने का ये काम करती हैं और फाइन वगैरह भी लगा सकती हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब यही होता है कि उनके ऊपर वो कार्रवाई कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, फिर फाइन भी लगा सकती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, फेसबुक के ऊपर फाइन लग चुका है, कई सारी कंपनी के ऊपर इन्होंने फाइन लगाया है पास्ट में। तो ये सारे का सारा आपको पता होना चाहिए CCI के बारे में। और CCI इसी को कहते हैं एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर। तो CCI जो है वो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल हमारे पास है दैट इज़ अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ द साइबर ब्रीचेज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स। तो होता क्या है, यूजुअली जो IT कंपनीज होती है, कोई भी कंपनी होती हैं, जब उनके ऊपर कोई साइबर अटैक होता है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छी खासी डिस्कशन किया था एक बार। वो रिपोर्टिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि उससे मार्केट में उनकी जो इमेज है वो डाउन होती है। अब हम मान ले सोच के देखिए कि TCS है ना, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, IT कंपनी है, और TCS का अगर कल को सिस्टम हैक हो जाता है या फिर इस पर साइबर अटैक हो जाता है उसको, जिसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं, और TCS ने अगर मार्केट में ये बता दिया कि भैया मैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो कौन TCS के ऊपर भरोसा करेगा ना। तो अपनी इमेज को बचाने के लिए कई बार ये कंपनीज उसको नहीं बताती हैं, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें खिंचती रहती हैं और सरकार को भी नहीं पता चलता है। तो सरकार ने अभी ये मैंडेटरी बना दिया गया है सरकार के द्वारा। सरकार मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है CERT, द इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, के जो भी कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी हैं, भैया अगर आपके ऊपर साइबर अटैक होता है और आप उसको जब डिटेक्ट कर लेते हो तो डिटेक्शन के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको सरकार को बताना पड़ेगा। अरे भैया बताओगे नहीं तो स्टेप कैसे लेंगे, बताना तो सबसे पहली बात होती है ना। तो ये जो है थोड़ा सा आर्टिकल है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। CERT के बारे में डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आज बात करते हैं आज के इंटरव्यू के बारे में, और कोई बहुत लंबा चौड़ा एडिटोरियल नहीं है। दिखने में आपको लग रहा होगा बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, घुमा फिरा के एक तरह की बातें ही बोली गई हैं। मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं, तो उनको पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ने की कोई खास आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे 2 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। पहली है रेनू कोहली जी, ये एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने IMF के अंदर भी और रिजर्व बैंक इंडिया दोनों के अंदर काम किया, तो बड़ी जानी मानी पर्सनैलिटी भी हैं ये। हिमांशु जी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं JNU के अंदर। तो दोनों का बेसिकली हम लोग इंटरव्यू यहाँ पे ले रहे हैं, और इन्होंने क्या बातें बोली हैं, किसके बारे में, फ्रीबीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये फ्रीबीज़ क्या होता है, जैसे जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, और वैसे होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं स्टेट्स में, कभी जनरल इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं, तो यहाँ पे खासकर जो टारगेट किया गया वो स्टेट इलेक्शंस को किया गया, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं।
तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बड़े बड़े वादे करती हैं, हम आपको ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, आपको बिजली मुफ्त कर देंगे, एजुकेशन मुफ्त कर देंगे, आपको लैपटॉप दे देंगे, आपको साइकिल दे देंगे, आपको सब्जियां दे देंगे, आपको ये दिए जाते हैं ना। तो फ्री में जो चीज़ें दी जाती हैं उनको बोला जाता है फ्रीबीज़। अब ये फ्रीबीज़ जो हैं वो स्टेट की इकोनॉमी के जो फिजिकल स्टेबिलिटी है उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। क्या इस तरह की फ्री की चीज़ें देने से क्या स्टेट के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है या कम होता है, क्या उससे फिजिकल डेफिसिट होता है या कम होता है, तो उसके बारे में ही बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल इन्होंने दिया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि जो फ्रीबीज होती हैं इसकी डेफिनेशन में ही डाउट है। फ्रीबीज का मतलब क्या है? क्या फ्रीबी का मतलब सिर्फ फ्री गिफ्ट देना होता है? जो जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो बोलती है अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं आपके खाते में हर महीने 1000 रुपये जमा करवाऊंगा। एक तो ये फ्रीबी होता है, ये गिफ्ट होता है, इसमें उस आदमी ने कुछ नहीं किया, उसने बस आपको वोट दिया और उसको पैसा मिल गया। लेकिन क्या फ्रीबीज की डेफिनेशन हम लोग यहाँ तक लिमिटेड कर सकते हैं या इससे ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं? क्या हम इसमें सब्सिडी को इंक्लूड कर सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या सब्सिडी भी फ्रीबी होता है? तो पहले तो फ्रीबी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, या सब्सिडी समझ लीजिए या रिलीफ समझ लीजिए, फ्रीबीज समझ लीजिए, क्या ये ज़रूरी हैं? देखिए, कुछ सब्सिडी ऐसी होती हैं जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है, जो एक्सट्रीमली जस्टिफिएबल होती हैं। कुछ सब्सिडी ऐसी होती हैं जिसे आप बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप फर्टिलाइज़र सब्सिडी देते हैं, किसानों को देते हैं ना, तो ये बिल्कुल जस्टिफिएबल है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि फार्मर जो है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी हमारी कंट्री में सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ है, और वो देखिए फार्मर्स हैं तो प्रोडक्शन कर रहे हैं और महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ये बिल्कुल जस्टिफिएबल है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। कैसे? कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि जो लोन वेवर होता है, जो किसानों को या कॉरपोरेट्स को जो लोन वेवर दिया जाता है, ये बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं है। इससे होता क्या है, जब किसानों को या कॉरपोरेट्स को ये पता चलता है कि भैया तुम लोन ले लो, डिफ़ॉल्ट हो जाओ, बैंकों को पैसा वापस करोगे नहीं, सरकार आपका लोन माफ़ कर देगी, तो इससे क्या होता है, इससे पूरा क्रेडिट कल्चर, बैंक का और गवर्नमेंट का क्रेडिट कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है और लोग फालतू में लोन लेने लगते हैं। तो ये जस्टिफिएबल नहीं है। हालांकि इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर यानी कि किसानों को जो लोन वेवर दिया जाता है वो ज़रूरी है, क्योंकि किसान, एग्रीकल्चर दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू सर्विस सेक्टर, कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ड्रोट्स हो सकते हैं, डिज़ास्टर आ सकते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर आ सकते हैं, फ्लडिंग आ सकती है ना, फायर हो सकता है, मॉनसून इरेटिक हो सकती है। तो इतना ज़्यादा रिस्की जो सेक्टर होता है, इनको लोन वेवर देना बनता है, ठीक है। पहली बात तो दोनों काउंटर आर्गुमेंट है यहाँ पे। फिर बात आती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की। अब यहाँ पे भी दोनों आर्गुमेंट हैं। कुछ लोग कहते हैं जो सपोर्ट करते हैं इसको, उनका कहना है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसे कहीं पे 200-300 जैसे दिल्ली में जो है बोलते हैं कि 200-300 यूनिट जो है वो फ्री दी जाती हैं, उसके बाद आपसे पैसा लिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों का पैसा थोड़ा सा बचना शुरू हो जाता है। तो जब उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज़ होती है, जिसको वो दूसरी जगह पे खर्चा कर सकते हैं, राइट। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट है। कुछ लोगों का कहना है कि जो ये 200-300 यूनिट फ्री दी जाती हैं, ज़्यादातर ये उन लोगों को दी जाती हैं जिनके पास एक अच्छी खासी इनकम होती है, एक फिक्स इनकम होती है। इसका बेनिफिट उनको नहीं मिलता जो बहुत ही गरीब लोग हैं, मिडिल लोगों को इनकम को इसका बेनिफिट मिलता है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। उनका कहना है कि जब बिजली को इस तरह से फ्री देने लगते हो तो लोग बिजली का मिसयूज़ करने लगते हैं। इसका एग्जांपल जो है पंजाब के अंदर देखा जा सकता है। पंजाब में एग्रीकल्चर में बिजली मुफ्त दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी किसानों को। तो कुछ इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट का कहना है कि उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है और वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे वाटर एक्सप्लॉइट किया जाता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर टेबल डाउन जा रही है। अगर आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में को महंगा कर दोगे तो किसान जो है पानी यूज़ करने से पहले 10 बार सोचेगा।
और वो उतना ही पानी यूज़ करेगा जितना फसल को एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार वहाँ पे ये देखा जाता है पंजाब के अंदर कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पानी का यूज़ होता है जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों तरह का आर्गूमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लैपटॉप्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए देती हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स की फ़ोटो होती है ना, वो सारी सारी चीज़ें होती हैं। जो साइकिल्स दिए जाते हैं उसमें अपने अपने आर्गूमेंट है सभी के। तो ये जो फ्री भी चीज़ जैसे सिलाई मशीन दी जाती है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुछ को आप जस्टिफाई कर सकते हो, कुछ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। तो दोनों ही आर्गूमेंट यहाँ पे हैं। लेकिन फिर बात आती है पॉवर्टी रिडक्शन की। तो जो हम लोग जो वेलफेयर किया जाता है, क्या इससे पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है या फिर इससे ग्रोथ हो रही है? देखिए, अब यहाँ पे भी दोनों आर्गूमेंट हैं, क्योंकि दो लोग यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, तो दोनों ने अपने अपने आर्गूमेंट दिए हैं। यूजुअली दोनों के आर्गूमेंट जो है वो एक दूसरे के काउंटर में ही है बेसिकली। तो जो जेएनयू है उनका कहना है कि फ्रीबीज दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर भी स्टेट का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। और कुछ का कहना है कि नहीं, ये फ्रीबीज हमको नहीं देने चाहिए, सब्सिडी वगैरह को कम से कम करना चाहिए। उसके अलावा सरकार को प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन से ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करिए रादर देन वेलफेयर के ऊपर। जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, तो वो डेफिनेटली खुद ही अपना वेलफेयर कर लेंगे। वेलफेयर करने से आप क्या कर रहे हो? एक तो आप उनको फ्री में चीज़ें दे रहे हो जिससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन नहीं होता तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। तो ये दोनों तरह का काउंटर आर्गूमेंट है। गरीबी का इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? डेफिनेटली जैसे मनरेगा हम लोग करते हैं, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास है, या फिर आप मिड डे मील समझ लीजिए, इन चीज़ों से डेफिनेटली पॉवर्टी कम हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट है नहीं। लेकिन पॉवर्टी तो कम हो गया, वो सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुआ है। क्या इससे लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, या सिर्फ और सिर्फ वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं? दोनों चीज़ें देखने वाली है ना। तो क्या हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिक्रीज करना है या फिर ओवरऑल ग्रोथ करनी है? दोनों चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो एक बैलेंस बना के चलने की सरकार को ज़रूरत है, ताकि वो दोनों चीज़ में बैलेंस यहाँ पे आपस में बना के चल सके, ठीक है। लेकिन एक आर्गूमेंट फिर ये आता है कि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे ब्लेम किसको देते हैं? स्टेट्स को ब्लेम देते हैं। लेकिन अगर आप डेटा को देखो, डेटा ये कहता है, देखिए हर सरकार, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उसको अपना डेट टू जीडीपी मेंटेन करना पड़ता है ना। और इस समय जो आंकड़े कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना डेट टू जीडीपी, अपना जो फिस्कल डिसिप्लिन है, वो सेंटर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया है। कुछ सालों को अगर आप छोड़ दो, जैसे 2009-10 को अगर आप छोड़ दो, 2016-17 को अगर आप छोड़ दो, कुछ सालों को छोड़ दो, तो सेंटर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना बजट, अपना फिस्कल डिसिप्लिन ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेजमेंट किया है। तो सिर्फ सेंटर को ब्लेम करना इस चीज़ के लिए वो भी सही नहीं है। स्टेट को ब्लेम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है जो कि बिल्कुल वेस्टफुल हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो फेडरलिज्म वाले उस एंगल से भी आप इसको देख सकते हो। तो ये पूरे का पूरा आर्गूमेंट इन दोनों ने लोगों ने आपस में दिए हैं। ये इस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में इसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू में इसका डेफिनेटली बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है इन आर्गूमेंट्स का, जो भी आर्गूमेंट रहेंगे। बाकी आप जो इलेक्शन रिफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी बोला है कि जो फ्रीबीज दी जाती हैं, इससे वोटर्स के बिहेवियर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फ्रीबीज यानी कि जो सब्सिडी, ये जो प्रोमिस किए जाते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनका अपना अधिकार है, वो ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी का पार्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं किया है, हालांकि इलेक्शन कमीशन इसके फेवर में नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी आप फ्यूचर में हम लोग कुछ और आर्टिकल्स वगैरह करेंगे तो उसको और अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। यही था दोस्तों आज के आर्गूमेंट्स में। अगर हम लोग देखें, ये सब देखे चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं जो आप डेफिनेटली देख सकते हो। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर से आप देख लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन एडवांसमेंट कुछ करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ कि कल से हम लोग फाउंडेशन कोर्स अपना लॉन्च कर रहे हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, फॉर्म फिलअप करिए, एडमिशन लीजिए। 80,000 रुपीज़ जो है कोर्स की फ़ीस है, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल थोड़े इश्यूज़ हैं तो शायद कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो।
हाँ, ईएमआई में भी आप पे कर सकते हो, तो एक साथ पेमेंट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। 1000+ आवर्स की क्लासेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, ऐसे टेस्ट सीरीज़ सब हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, किसी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम और गाइडेंस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, मतलब फैकल्टी के साथ आप महीने में एक बार बैठ के 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए भी हम लोगों ने चलाया है प्रोग्राम, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो करंट अफेयर का प्रोग्राम हम लोग 7 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हर सैटरडे को 8 to 11 PM यहाँ पे क्लासेस होंगी। 8000 डेज़ की फ़ीस है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, एडमिशन लीजिए, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करिए। इसी के साथ दोस्तों आज की एनालिसिस को हम लोग ख़त्म करते हैं। कल तक के लिए वेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।